झांसी की शेरनी का जन्म, बचपन और व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। भारत के विशाल इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल पन्नों में नहीं लिखे जाते, बल्कि लोगों के दिलों में धड़कते हैं। उनमें से एक है रानी लक्ष्मीबाई। जब भी आजादी की आग, साहस की बात, अथक संघर्ष, अथक ऊर्जा और अदम्य आत्मविश्वास की चर्चा होती है, तो झांसी की इस वीरांगना का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। लेकिन क्या हम लक्ष्मीबाई को केवल एक योद्धा के रूप में जानते हैं, या वह एक ऐसी व्यापक व्यक्तित्व वाली स्त्री थीं जिनके भीतर बचपन से ही नेतृत्व, साहस, करुणा, राष्ट्रभक्ति, प्रशासनिक कुशलता और आध्यात्मिकता जैसे तत्व एक साथ विकसित होते गए? इस पहले भाग में हम उनके जन्म से लेकर विवाह तक की जीवन कथा को उस भावनात्मक गहराई के साथ समझेंगे जिसमें एक साधारण बालिका कैसे धीरे धीरे झांसी की रानी बनने की दिशा में आगे बढ़ती है। यह केवल इतिहास की कथा नहीं, बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक मिट्टी की कहानी है जहां वीरता और नारी शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जन्म और पारिवारिक वातावरण। 19 नवंबर 1828 कानपुर के पास स्थित वाराणसी में एक बालिका का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम बादाम और चने बेचने वाले किसी ठेले वाले ने नहीं, बल्कि उस समय के प्रतिष्ठित मराठी ब्राह्मण परिवार ने रखा। मणिकर्णिका तांबे। परिवार में प्यार से उसे मणु कहा जाता था। मणु के पिता मोरपंथ तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे और उनकी माता भागीरथी बाई संस्कारों से भरी, सुलझी हुई और धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थीं। मणु का घर कोई साधारण घर नहीं था। ये वह वातावरण था जहां मराठा संस्कृति, वीरता, शस्त्र विद्या, इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ बहते थे। पेशवाओं के दरबार में आने जाने के कारण मणु अपने बचपन से ही महापुरुषों की कथाएं, युद्ध रणनीतियां और धर्म ध्वजा के महत्व को सुनती रहती थी। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि मणु का व्यक्तित्व दरबार और युद्ध भूमि दोनों के बीच पला बड़ा। बचपन से ही असाधारण प्रतिभा। मणु की मां का देहांत तब हो गया जब वह बहुत छोटी थी। इस घटना ने मणु के अंदर एक आत्मनिर्भरता पैदा कर दी। पिता ने मां की कमी को पूरा करने के लिए न केवल पिता की, बल्कि गुरु और मित्र की भूमिका भी निभाई। मणु बचपन से ही अत्यंत चंचल, सक्रिय और जिज्ञासु थी। वह खेलों में, विशेषकर घुड़सवारी में, लड़कों से कम नहीं, बल्कि उनसे बढ़कर थी। कहा जाता है कि वह बादल, सरंगी और पवन नामक 3 घोड़ों पर महारथ रखती थीं और इन तीनों पर वह हवा की गति से सवार हुआ करती थीं। बचपन में ही मणु ने तलवारबाजी, धनुष बाण, लाठी युद्ध, मल्लखंभ और कसरत सीखी। ये प्रशिक्षण उन्हें किसी औपचारिक सैन्य स्कूल से नहीं मिला, बल्कि मराठा वीर परंपरा ने दिया। जब कभी पेशवाओं के महल में पुरुष बच्चे युद्ध क्रीड़ा खेलते, तो मणु भी उनके साथ शामिल हो जाती। यह बात अद्भुत है कि उस समय लड़कियों को इन गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन मणु में कुछ अलग ही चमक थी। एक ऐसी चमक जो किसी की अनुमति की मोहताज नहीं थी। व्यक्तित्व का निर्माण और नेतृत्व का प्रारंभ। मणु का व्यक्तित्व संतुलित था। एक तरफ वह साहसी थीं, तो दूसरी तरफ बुद्धिमान, संवेदनशील और दयालु। वह भाषा, इतिहास, संस्कृति और धर्म में भी रुचि रखती थीं। संस्कृत पढ़ती थीं, मराठी बोलती थीं, हिंदी समझती थीं और अंग्रेजी के आगमन से पहले ही उस बदलते समय की धड़कन को महसूस कर लेती थीं। उनके पिता पेशवा के विश्वस्त थे, इसलिए मणु ने बहुत कम उम्र में ही राजनीति, प्रशासन और समाज की अंदरूनी कार्य प्रणाली को समझ लिया था। यह भविष्य की रानी के लिए एक आधारभूत प्रशिक्षण था। विवाह। मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई तक 1842 में, जब मणु केवल 14 वर्ष की थीं, उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नवलकर से हुआ। विवाह के बाद मणु महारानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी न केवल उनका नया घर था, बल्कि वह उनकी नियति थी। वह नियति जो आगे चलकर भारत की आजादी के इतिहास में अमर होने वाली थी। झांसी पहुंचने के बाद मणु ने अपने आप को रानी की भूमिका के अनुकूल ढाल लिया। उन्होंने राज्य कार्यों को समझना, जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, सैन्य तैयारियों का अवलोकन करना और दरबार की नीतियों में भाग लेना, इन सभी में शीघ्र ही दक्षता प्राप्त कर ली। अत्यंत कम उम्र में एक साम्राज्य की महारानी बनने की जिम्मेदारी कोई साधारण बात नहीं होती, लेकिन लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व में जो परिपक्वता बचपन से विकसित हुई थी, उसने उन्हें इस भूमिका के योग्य बना दिया। मातृत्व की कसक और मानसिक संघर्ष।
रानी और महाराजा गंगाधर राव के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन दुखद रूप से वह जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसे। इस घटना ने गंगाधर राव को अंदर से तोड़ दिया, जबकि रानी ने अपने भीतर मातृत्व की वेदना को गहराई से महसूस किया। बाद में दत्तक पुत्र आनंद राव, जिसे बाद में दामोदर राव नाम दिया गया, को गोद लिया गया। राजा की मृत्यु से ठीक पहले यह दत्तक प्रक्रिया पूरी हुई और राज्य को एक उत्तराधिकारी मिला। लेकिन अंग्रेजों के मन में यह सब राजनैतिक दृष्टि से भिन्न था। यह मातृत्व का चरण रानी के जीवन में भावनात्मक लेकिन शक्तिशाली मोड़ था। यह वही मोड़ था जिसने भविष्य में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होने की उनकी दृढ़ता को और मजबूती दी। अंग्रेजी नीति का काला साया। लॉर्ड डालहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहौजी ने एक नीति लागू की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय राजा का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और उसने दत्तक पुत्र लिया है, तो ब्रिटिश शासन उस राज्य को अपने कब्जे में कर सकता है। यही वह नीति थी जिसने झांसी के भविष्य पर काले बादल डाल दिए। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी को हथियाने की योजना बनाई और दत्तक पुत्र दामोदर राव के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। रानी ने इसका विरोध किया। यहीं से वह कहानी शुरू होती है जिसमें एक नारी प्रशासन, राजनीति, युद्ध और कूटनीति चारों में एक साथ संघर्ष करती है। लेकिन इस घटना से पहले एक पूरा दौर है। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष से पहले का जीवन, उनकी मानसिक यात्रा और वह सारे तत्व जो इस महायुद्ध की नींव बने। रानी लक्ष्मीबाई का मानसिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक रूपांतरण राजा गंगाधर राव की मृत्यु के साथ ही झांसी का वह शांत संसार जिसमें रानी लक्ष्मीबाई अब तक एक संवेदनशील रानी, पत्नी और मां के रूप में स्वयं को ढाल रही थीं, अचानक बिखरने लगा। यह केवल एक राजा का निधन नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था और एक दूसरे, कहीं अधिक उग्र और संघर्षपूर्ण युग की शुरुआत। यही वह क्षण था जब इतिहास ने रानी लक्ष्मीबाई को केवल एक शोकाकुल विधवा के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में परखना शुरू किया जिसे आगे चलकर साम्राज्यवाद की सबसे बड़ी चुनौती बनना था। राजा की मृत्यु से पहले दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित करना कोई भावुक निर्णय नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। राजा जानते थे कि अंग्रेज झांसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से दत्तक प्रक्रिया पूर्ण की, अंग्रेज अधिकारियों को सूचित किया और आशा की कि ब्रिटिश शासन भारतीय परंपराओं और उत्तराधिकार की मान्यता देगा। लेकिन यह आशा बहुत जल्द भ्रम सिद्ध होने वाली थी।